तो चलिए जी क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का जो फर्स्ट चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसी का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैं आपको अपने एग्जांपल की तरफ पहले लेके चलता हूं। ये जो एग्जांपल है ये मैंने बनाया है, मिनी एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है। इसको समझने के बाद आपको ये समझ लो कि आपको पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ लेंगे जो थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन क्या होता है वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको एक क्लास में समझा चुका हूं, और ये भी समझाया था कि मैंने मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन इतना एसेंशियल क्यों है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जरूर देखें। ठीक है जी, अब मैं अपना एग्जांपल शुरू करता हूं। बच्चों मैं क्या करता हूं, एक बिजनेस करता हूं। बिजनेस किस चीज का, शर्ट्स बनाते हैं और मार्केट में उसको बेचते हैं। ये जो मेरा बिजनेस है ना, इसका फाइनेंस का डिपार्टमेंट यानी कि पैसों की लेन देन जहां होती है वो मैं संभालता हूं। फाइनेंस का डिपार्टमेंट मेरा है। ये जो शर्ट्स हैं यानी कि जो कमीजें हैं, किस चीज की बनती हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये कपड़े की बनती हैं। तो कपड़ा खरीदने के लिए ही मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया है, इसमें मैनेजर रख लिया है। ठीक है जी, अब जो कपड़े से कपड़ा तो आ गया, अब इस कपड़े से शर्ट्स को बनाएगा कौन, कमीजें कौन बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है इंप्लॉइज बनाएंगे, वर्कर्स बनाएंगे। तो वर्कर्स लाने के लिए, इंप्लॉइज लाने के लिए मैंने एक डिपार्टमेंट रख लिया जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है जी, कपड़ा भी आ जाएगा, इंप्लॉइज भी आ जाएंगे, फिर क्या करा जाएगा, फिर करा जाएगा प्रोडक्शन करा जाएगा। फिर तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे यानी कि शर्ट्स को बनाया जाएगा, और जब शर्ट्स बन जाएंगी तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको बेचेगा मार्केट में। मगर ये सब क्यों करा जा रहा है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा बिजनेस है, उसका गोल है प्रॉफिट कमाना, इसलिए ये सब करा जा रहा है। ये बिजनेस इसीलिए करा जा रहा है ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। क्लियर है। अब बिजनेस कैसे होता है ये भी आपको जल्दी से समझा देता हूं। मैं फाइनेंस संभालता हूं, तो मैं क्या करता हूं, परचेस वालों को पैसे देता हूं। परचेस वालों को इतना पैसा देता हूं कि वो 100 यानी कि 100 शर्ट्स बनाने लायक कपड़ा पर डे खरीद सके। पर डे की बात हो रही है कि इतना कपड़ा खरीद लें कि 100 शर्ट्स बन जाए। फिर ये क्या करते हैं, परचेस वाले प्रोडक्शन वाले को ये कपड़ा दे देते हैं। अब जब 100 शर्ट्स बनाने लायक कपड़ा आएगा तो कितनी शर्ट्स बना पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है 100 शर्ट्स बना सकेंगे। पर डे बनती है 100 शर्ट्स। और फिर जब 100 शर्ट्स बनेंगी तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बिक सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा 100 शर्ट्स ही बिक पाएंगी मार्केट में। सेल्स वाले सिर्फ 100 शर्ट्स ही बेच सकते हैं। ठीक है जी, अब जल्दी से मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अब आपके आगे दो कंडीशन लिखूंगा। पहली कंडीशन ये रहेगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि तालमेल रखना, आपस में बातचीत करना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की सुनना, ताकि जो भी आपका गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है जी, ये होता है कोऑर्डिनेशन। अब हम मान के चलेंगे कि मान लो इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, कोई एक दूसरे की नहीं सुनता, कुछ तालमेल नहीं बिठा रखा, कोई एक दूसरे का सहयोग नहीं करता, तो क्या होगा। ठीक है जी, सेल्स वालों का काम है सेल्स करना। मान लो फॉर एग्जांपल जो मेरी शर्ट्स है ना, उसकी डिमांड है मार्केट में 500 शर्ट्स की पर डे। 500 शर्ट्स पर डे बिक सकती है मेरी, इतनी डिमांड है। ठीक है जी, मगर सेल्स वाले कितनी बेच रहे हैं, 100। क्यों बेच रहे हैं 100 शर्ट्स, क्योंकि प्रोडक्शन वाले 100 शर्ट्स पर डे बना रहे हैं। और ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो परचेस वाला डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 100 शर्ट्स बनाने लायक कपड़ा रोज खरीद रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इनके बीच में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं है, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। सेल्स वाला नहीं बताता है इसको प्रोडक्शन वाले को कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन कर ले, 500 शर्ट बना ले। तो प्रोडक्शन वाला, जब प्रोडक्शन वाले तक बात नहीं पहुंचती है तो प्रोडक्शन वाला भी परचेस वाले को नहीं बता पाता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से बच्चों ये हो रहा है, जहां मैं 500 शर्ट्स बेच सकता था, सेल हो सकती थी 500 शर्ट की, अभी सिर्फ 100 शर्ट्स की सेल हो पा रही है। यानी कि कितने का नुकसान हो रहा है पर डे, मुझे 400 शर्ट्स का मेरे को नुकसान हो रहा है पर डे। मैं 500 शर्ट बेच सकता था, अभी सिर्फ मैं 100 शर्ट्स बेच पा रहा हूं, जस्ट बिकॉज कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कोऑर्डिनेशन भर देते हैं, कोऑर्डिनेशन डाल देते हैं, फिर देखो क्या चमत्कार होगा। देखो अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 2 पर, यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरा बिजनेस है, उसमें कोऑर्डिनेशन है, सब एक दूसरे से तालमेल बिठा के चलते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सेल डिपार्टमेंट को जैसे कि पता चला कि 500 शर्ट की डिमांड है रोज, 500 शर्ट रोज बिक सकती हैं, तो इन्होंने प्रोडक्शन वाले को बोला कि आप 500 शर्ट रोज बनाइए और हमको दीजिए 500 शर्ट रोज बेचने के लिए। और जब प्रोडक्शन वालों को पता चला कि डिमांड है सेल्स डिपार्टमेंट से 500 शर्ट बनाने की, तो इन्होंने किसको बताया होगा, इन्होंने बताया परचेज वालों को कि आप इतना कपड़ा रोज भेजिए हमारे पास कि 500 शर्ट बन सके। अभी तक तो आप 100 शर्ट का कपड़ा भेज रहे थे, अब आप हमें कितने का भेजेंगे, 500 शर्ट का कपड़ा रोज भेजिए आप। तो परचेज वाले क्या करेंगे, परचेज वाले बात करेंगे मुझसे, क्योंकि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहा हूं।
तो इन्होंने मुझे बोला कि आप अभी तक 100 शर्ट का कपड़ा खरीदने के लिए पैसा देते थे, अब आप हमें कितनी शर्ट का पैसा भेजेंगे? 500 शर्ट का कपड़ा खरीदने लायक पैसा हमें दीजिए। फिर मैंने क्या करा होगा? क्या मैंने सीधा पैसा दे दिया होगा? मैंने ऐसे नहीं दिया होगा पैसा। मैंने पहले सेल्स वाले से संपर्क करा होगा। मैंने सेल्स वाले से पूछा होगा, सेल्स वाले से मैंने पूछा कि भैया डिमांड कितने की है? इसने कंफर्म करा होगा कि 500 की डिमांड है, 500 शर्ट्स की डिमांड है। फिर मैंने प्रोडक्शन वाले से पूछा होगा कि क्या आप 500 शर्ट रोज बना सकते हो? फिर इन्होंने मान लो बोला कि नहीं, 2-3 एम्प्लॉय की और जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ह्यूमन रिसोर्स वाले को बोला कि 2-3 एम्प्लॉय जल्दी से फैक्ट्री में पहुंचाइए, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचाइए ताकि प्रोडक्शन हो सके। उसके बाद मैंने इनको क्या करा होगा? फाइनेंस दिया होगा, यानी कि पैसा दिया होगा। कितना? 500 शर्ट लायक, 500 शर्ट बनाने लायक मैंने कपड़ा खरीदने के लिए पैसा इनको दिया होगा। जब इनके पास पैसा आ गया तो इन्होंने क्या करा होगा? कपड़ा खरीद लिया। कितना? 500 शर्ट्स बनाने लायक। और जब फैक्ट्री में आ गया 500 शर्ट बनाने लायक कपड़ा, तो शर्ट्स कितनी बनेगी? अब 500। और जब 500 शर्ट्स बन जाएंगी तो सेल्स डिपार्टमेंट 500 शर्ट्स बेच सकेगा, यानी कि जो डिमांड है 500 शर्ट्स की वो फुलफिल हो सकेगी। देख लो कोऑर्डिनेशन आते ही क्या फर्क पड़ा। कहां मैं पर डे सिर्फ और सिर्फ 100 शर्ट्स बेच पा रहा था क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं था किसी का भी आपस में। कोऑर्डिनेशन आते ही अब मैं पर डे 500 शर्ट्स बेच सकूंगा। जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना ज्यादा बढ़ गया, 5 गुना प्रॉफिट हो गया मेरा। पहले सिर्फ 100 शर्ट बेच रहा था, अब 500 शर्ट बेच सकूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के आने से। तो इस एग्जांपल से हमें क्या क्या सीखने को मिला वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। पहला कि ये जो ग्रुप्स बने हुए थे, अगर मैं डिपार्टमेंट्स को ग्रुप बोलूं, एक ग्रुप परचेज का था, एक ह्यूमन रिसोर्स का था, एक प्रोडक्शन का था, एक सेल्स का था, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट था। इनको क्या कर दिया? एकजुट कर दिया। किसने? कोऑर्डिनेशन ने। यानी कि इनके बीच में यूनिटी लेकर आ गया, इनको यूनिफाई कर दिया। ये कह लीजिए आप, यूनिफाई का मतलब एकजुट कर दिया, यूनिफाई द ग्रुप एफर्ट्स। ये जो डिपार्टमेंट्स थे सारे के सारे, इनके अंदर आ गई ना, यूनिटी आ गई। परचेज वाला प्रोडक्शन वाले से बात कर रहा है, प्रोडक्शन वाला सेल्स से कर रहा है, सेल्स वाला फाइनेंस से कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स वाला प्रोडक्शन से कर रहा है। तो इनके इन ग्रुप्स के बीच में एक यूनिटी आ गई, एकजुटता आ गई। ठीक है जी। और क्या हुआ? ये जो डिपार्टमेंट्स वाले काम कर रहे हैं, परचेज वाला कुछ काम कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स वाला कुछ काम कर रहा है, सेल्स वाला कुछ काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला कुछ काम कर रहा है, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य तो एक ही है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है इसको अचीव करना है, यानी कि प्रॉफिट कमाना है। तो ये जो काम कर रहे हैं ये प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसको बोलेंगे यूनिटी ऑफ एक्शन, कि ये जो एक्शन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? ताकि एक कॉमन गोल है वो अचीव किया जा सके। ठीक है जी। अगला क्या है जी? और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप देख रहे होंगे लगातार, अगर डिमांड बढ़ रही है, साल भर में डिमांड घटती बढ़ती रहती है ना। अगर डिमांड बढ़ रही है तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। अगर डिमांड बिल्कुल ही कम हो गई है फिर दोबारा से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन वालों को बताओ कि अब आप प्रोडक्शन कम कर दो, अपनी परचेज वालों को भी बताओ कि अब आप कपड़ा कम खरीदो, फिर वो फाइनेंस वाले को बताएंगे कि अब आप पैसा मत भेजो। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, पूरे साल भर चलता रहेगा। ठीक है जी। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है जी। एक चीज और है इसमें कि ये परवेसिव है। ये आपने जब आपने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे तब भी आपने पढ़ा था, परवेसिव यानी कि ये यूनिवर्सल है, आपको हर लेवल पर मिलेगा। यानी कि ये हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। यानी कि टॉप लेवल पर भी मिलेगा, मिला था ना। फाइनेंस कौन संभाल रहा है? ये मैं संभाल रहा हूं, मैं टॉप लेवल का मैनेजर हूं। और ये सारे, ये जो 4 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, ये मिडिल लेवल के मैनेजमेंट हो गया, और ये प्रोडक्शन हो गया लोअर लेवल का मैनेजमेंट। तो हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पर ये आपको दिखाई देगा। ठीक है जी। 5वां क्या हो गया? ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन की, किसकी है? कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दिखाई दे रही है आपको? फाइनेंस का, फाइनेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परचेज वाले की भी है, ह्यूमन रिसोर्स वाले की भी है, सेल्स वाले की भी है, प्रोडक्शन वाले की है। यानी कि इसके अंदर जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं, जो इस डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही जो मैंने 5 चीजें लिखी हैं, एक और है वो आपको लास्ट में समझाऊंगा मैं। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन।
यही मैंने आपको अपने एग्जाम्पल के द्वारा समझा भी दिया। ठीक है जी, अब हम आते हैं सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स की जो थ्योरी है उसको पढ़ते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? ठीक है जी, पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है ग्रुप के एफर्ट्स को। इंटीग्रेट का मतलब एकजुट कर देना। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज, यूनिफाइज यानी कि मिलाना, वही एकजुट कर देना। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स ग्रुप्स इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। अनरिलेटेड, डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब क्या हो गया, अलग, अलग अलग है। अनरिलेटेड का मतलब जो आपस में रिलेट नहीं करते। ठीक है, ग्रुप्स। ये जो परचेज का डिपार्टमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, ये आपको नाम से नहीं लग रहा, परचेज का काम है परचेज करना, ह्यूमन रिसोर्स का काम है एम्प्लॉइज लेकर आना, प्रोडक्शन का काम है प्रोडक्शन करना, सेल्स का काम है सेल्स करना। तो अनरिलेटेड है और अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग ग्रुप है। इसमें यही बोला गया है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन अनरिलेटेड और डाइवर्स ग्रुप्स को क्या करता है, एक पर्पस दे देता है। पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, प्रॉफिट कमाना है, यही इसका काम है। It gives common focus. It gives a common focus to group efforts to ensure that performance is at it was planned and scheduled. तो ये क्या करता है, it gives common focus दे देता है किसको, ग्रुप्स को। ये जो ग्रुप बने हुए हैं ना, प्रोडक्शन का, सेल्स का, ह्यूमन रिसोर्स का, परचेज का, फाइनेंस का, इनको क्या देता है, कॉमन फोकस दे देता है। कॉमन फोकस क्या है कि ये जो परफॉर्मेंस है, काम जो कर रहे हैं वो कैसा होगा, एज पर प्लान और शेड्यूल। जो हमने प्लान बनाया था उसी के अकॉर्डिंगली हमको काम करना है, और जो शेड्यूल का मतलब जो हमने टाइम डिसाइड करा था, शेड्यूल करा था, उसके मुताबिक ही काम करना है। ये किससे पता चला, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही ये पॉसिबल हो सका। तो चलिए जी, आते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक पर, वो है कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन is to provide unity of action in achievement of common purpose। इसका मतलब ये हुआ, हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहा होता है, उन काम को मिला देना, उनको एक पर्पस दे देना। पर्पस यानी कि कॉमन पर्पस दे देना, ताकि यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करवाना। तो जो अलग अलग काम किए जा रहे हैं उनको एक मार्ग दिखा दिया, उनके काम को मिला दिया कि हम मिलकर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन का पर्पस होता है। तभी लिखा गया द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन, द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन। क्यों, ताकि जो गोल है वो अचीव किया जा सके। यूनिटी ऑफ एक्शन यानी कि जो हर डिपार्टमेंट का काम चल रहा है उनको यूनाइट कर देना। इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। बाइंडिंग फोर्स का मतलब एक ऐसी फोर्स जो बाइंड कर देती है, यानी कि एकजुट रखती है, बांध देती है। किसको, सभी डिपार्टमेंट्स को। क्यों बांध देती है, बांधने का मतलब एक ऐसा धागा है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बांध के रखता है, ताकि वो एज ए टीम काम कर सके, एक दूसरे का सहयोग करें। इसलिए बोला गया है उसको बाइंडिंग फोर्स। क्यों बाइंडिंग फोर्स बनना पड़ता है, क्यों उनको एकजुट रखना पड़ता है, ताकि एंश्योर दैट ऑल द एक्शंस एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि सभी एक्शन जो लिए जा रहे हैं हर डिपार्टमेंट के द्वारा वो किस तरफ जाएं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। इस प्रकार इसलिए बोला गया है इसको कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है जी, तो चलिए जी अब चलते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक पर, वो है कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि कोऑर्डिनेशन ना लगातार होने वाला प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार करा और छुट्टी बस। मैंने अपने एग्जांपल में भी बताया था कि जैसे कि डिमांड हुई 500 शर्ट्स की, तो सेल्स वाले ने क्या बोला, किससे कोऑर्डिनेट करा, प्रोडक्शन वाले से, प्रोडक्शन वाले ने करा परचेज वाले से, परचेज वाले ने करा फाइनेंस वाले से। इसी प्रकार मान लो डिमांड हो गई कम, डिमांड तो घटती बढ़ती रहती है ना, डिमांड हो गई कम तो दोबारा से उनको करना पड़ेगा आपस में कोऑर्डिनेट। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया कोऑर्डिनेट और छुट्टी। तो इसलिए बोला गया है कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, एक टाइम वाला नहीं है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है भाई ये। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। प्लानिंग से शुरू होगा और कंट्रोलिंग तक जाएगा, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसी कंट्रोलिंग हुआ, टारगेट अचीव हुआ, दोबारा से प्लानिंग करेंगे, फिर दोबारा से ऑर्गेनाइजिंग होती है, दोबारा से स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन भी लगातार कॉन्टिन्यूअसली होती है, इसलिए इसको बोला गया कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगला है जी कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव यानी कि यूनिवर्सल है, आपको हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर ये मिलेगा। कोऑर्डिनेशन ना हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर मिलेगा। जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में आपको क्या दिखाया था,
दिखाया था ना इसमें कि ये जो टॉप लेवल का मैनेजर है फाइनेंस का, ये सभी से कर रहा है कोऑर्डिनेशन, और ये जो बीच वाले डिपार्टमेंट है, मिडिल लेवल वाले, ये भी आपस में कर रहे हैं, लोअर लेवल वाले से भी और ये कोऑर्डिनेशन हो रही है, संपर्क हो रहा है, एक दूसरे की बात हो रही है, तालमेल बिठाया जा रहा है। तो इसलिए इसको बोला गया है ये परवेसिव है, ये आपको हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है सब एक दूसरे पे। सेल वाला प्रोडक्शन वाले पर डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन वाला परचेज वाले पर डिपेंडेंट है, परचेज वाला फाइनेंस वाले पर डिपेंडेंट है। तो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ये यानी कि निर्भर है। इस वजह से इनको आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा। ठीक है। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। वही बात होगी, इंटीग्रेट्स यानी कि एक दूसरे को एकजुट कर देता है, मिला देता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग लेवल्स को। ठीक है। तो चलो जी अब चलते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक पर, वो है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। यानी कि कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल का मैनेजर हो, चाहे लोअर लेवल का मैनेजर हो, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और ये सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं और इनको आपस में कोऑर्डिनेट भी करना है। अब बात आती कौन करेगा कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट करेगा जो हर डिपार्टमेंट का हेड है, यानी कि जो हर डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसको करना है। ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। टॉप लेवल मैनेजर क्या करता है? टॉप लेवल मैनेजर नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जिसके पास आपसे कम पावर है वो सबऑर्डिनेट हो गया आपका। तो टॉप लेवल का सबऑर्डिनेट कौन हो गया? मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजर नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स, यानी कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल से। क्यों? टू एंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट, यानी कि जो पॉलिसीज बनाई थी और टॉप लेवल के मैनेजर्स ने, उसको ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया जा सके। पॉलिसीज क्या होती हैं? जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम पॉलिसीज बनाते हैं, उसकी बात करी जा रही है। ठीक है जी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स विद बोथ टॉप लेवल मैनेजर एंड फर्स्ट लेवल मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या होते हैं? लोअर लेवल मैनेजर की बात हो रही है। तो मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं टॉप वालों से और लोअर लेवल मैनेजर से। ठीक है जी। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं? ये भी लोअर लेवल मैनेजर की बात हो रही है। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ इट्स वर्कर। जो लोअर लेवल डिपार्टमेंट में वर्कर्स होते हैं ना, उनकी एक्टिविटीज को, उनके काम को कोऑर्डिनेट करते हैं। कौन करते हैं? ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। वो कौन होते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्यों करते हैं? ताकि जो वर्क है उसको कैरिड आउट करा जा सके प्लान के अकॉर्डिंग, जो प्लान कराता है उसके मुताबिक ही काम किया जा सके, इसलिए उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है लोअर लेवल मैनेजर्स को। ठीक है जी। तो चलिए जी अब चलते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक पर, वो है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। देखो इतनी मेहनत से मैंने आपको ऑलरेडी इतने सारे फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स करवा दिए। अब ये जो है ना, जो मैं डेलिब्रेट वाला है, ये होमवर्क है आपका, यानी कि ये आपको खुद समझना है। मैंने इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था एग्जाम्पल के साथ। अब आपको ये वाला ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये मेरे को समझाना है। कमेंट्स करो इसी वीडियो के नीचे, कमेंट करके जो भी आपको समझ में आता है थ्योरी में, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या कहना चाह रहा है। डेलिब्रेट का मतलब है कि अपनी इच्छा से कोऑर्डिनेशन अपनी इच्छा से करा जाता है। ये मैं आपको हिंट दे दिया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेमोनिक्स की तरफ। नेमोनिक्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या है? कप डीजी। कप डीजी। जितना यूनिक अजीब सा बना सकोगे उतना अच्छा रहता है। और जो नेमोनिक्स है ना, ये दिमाग में बिठा लो। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ठीक है ना, कैरेक्टर स्टिक्स आएंगे ना, ये इनके नेमोनिक्स बनाने हैं। और अगर इंपॉर्टेंस भी आ जाता है, इंपॉर्टेंस किसी भी कॉन्सेप्ट के, तो उनके हमको बनाने हैं, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं, सब में कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, सब में इंपॉर्टेंस आएंगे। तो सिर्फ इन्हीं 2 क्वेश्चंस के हम नेमोनिक्स बनाएंगे, बाकी के बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकियों को हम माइंड मैप के थ्रू करेंगे। ठीक है। C फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, U से यूनिटी ऑफ एक्शन, P फॉर परवेसिव, D फॉर डेलिब्रेट और G फॉर ग्रुप एफर्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कप डीजी, कप डीजी, कप डीजी, कप डीजी। मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिख लेना अपने रजिस्टर पे जहां या बुक पे, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, कप डीजी। करेक्ट, पूरी लाइन बोलनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कप डीजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कप डीजी, कप डीजी, कप डीजी, कप डीजी। जहां तक वीडियो देखा आपने, बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके ज्यादा से ज्यादा अपने सवाल पूछें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपको ऐसे पढ़ाता रहूं। थैंक यू।